स्टूडेंट, आप सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं भारत का अन्य देशों के साथ संपर्क के संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। प्राचीन काल के दौरान भारत का अन्य देशों के साथ संपर्क का वर्णन। 290 ईसा पूर्व से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण पूर्व एशिया और कई देशों के साथ भारतीय संस्कृति के प्रभाव क्षेत्र में थे। इस समय हिंदू बौद्ध प्रभाव स्थानीय राजनीतिक प्रणाली में समाहित हो गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणा पूर्वी तट पर स्थित राज्यों में बर्मा, थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप, कंबोडिया, लाओस और चंपा के अलावे बाली द्वीप, ईरान, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका और चीन देश के साथ भारत का व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। बर्मा। साहित्य और पुरातात्विक प्रमाण से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भारत और बर्मा देश के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। अनुश्रुतियों के अनुसार 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तापुस और भालुक नामक गौतम बुद्ध के शिष्य ने बौद्ध धर्म का प्रचार बर्मा में जाकर किए थे। सम्राट अशोक ने सोन और उत्तर को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बर्मा भेजे थे। अति प्राचीन काल में अराकान, श्री क्षेत्र, थातोन और पिंगू में हिंदू उपनिवेश साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अनेक बर्मा अभिलेख संस्कृत और पाली भाषा में मिले हैं। 6वीं शताब्दी में मान्य राज्य की राजधानी द्वारवती थी। 9वीं से 10वीं शताब्दी में बर्मा में पागन राज्य स्थापना हुआ था। पागन वंश 10वीं शताब्दी में बर्मा में पागन राज्य की स्थापना किए थे। 9वीं से 10वीं शताब्दी में स्थापना किए थे। पागन वंश के शासक अनिरुद्ध ने अनेक पगोड़ा या मंदिर बनवाए थे। पागन वंश के शासक के शासनकाल में ब्राह्मण और वैष्णव धर्म का खूब प्रचार हुआ था। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम था। यह बर्मा देश के पूर्व में स्थित थे। 2री या 3री शताब्दी में थाईलैंड में भारतीय संस्कृति का प्रवेश हुआ था। द्वारावती नामक भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी। यह राज्य कंबोज से बंगाल तक फैला हुआ था। 7वीं शताब्दी में थाई जाति ने यूनान नामक प्रदेश में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना किए थे। 13वीं शताब्दी तक यह कायम रही थी। थाई जाति के प्रभुत्व के दौरान इस देश में बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। शीघ्र ही थाईलैंड में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया। थाई प्रदेश का एक भाग गांधार और दूसरा भाग विदेह कहलाता था। दूसरे भाग की राजधानी मिथिला थी। यहाँ से शिव, विष्णु, बुद्ध के अनेक प्रतिमा प्राप्त हुई है। थाई भाषा में संस्कृत और पाली के अनेक शब्द शामिल हैं। यहाँ के निवासी भारतीय के समान ही उत्सव और पर्व मनाते थे। इस प्रकार थाईलैंड और भारतीय सभ्यता के संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कंबोडिया। चीनी स्रोतों के अनुसार कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने कंबोडिया में सर्वप्रथम भारतीय उपनिवेश की स्थापना किए थे। चीनी भाषा में कंबोडिया के भारतीय उपनिवेश को फूनान कहा गया है। कंबोडिया के फूनान शासक ने भारत और चीन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए थे। 3री शताब्दी में फूनान का एक राजदूत पाटलिपुत्र भी आया था। 7वीं शताब्दी में भव वर्मा नामक एक शक्तिशाली शासक ने कंबोडिया में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। प्रारंभ में कंबोडिया फूनान राज्य का अंग था। धीरे धीरे कंबोडिया शासक ने समस्त फूनान राज्य को जीत लिए और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिए। इस प्रकार फूनान राज्य कंबोडिया कहलाने लगा। 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंश के शासक कंबोज पर आधिपत्य स्थापित किए, परंतु 9वीं शताब्दी में जयवर्मा नामक एक प्रतापी शासक ने कंबोज देश को पुनः स्वतंत्र करा लिए। कंबोडिया से प्राप्त अनेक अभिलेख संस्कृत भाषा में मिले हैं। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट में एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाए थे।
मलय प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों की तरह भारतीय उपनिवेश मलाया प्रायद्वीप में भी भारतीय उपनिवेश की स्थापना हुई थी। अनुश्रुतियों के अनुसार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में एक राजकुमार मारोरा ने यहाँ अपने राज्य की स्थापना किए थे। 4वीं और 5वीं शताब्दी में अनेक भारतीय बस्ती यहाँ स्थापित हुए थे। यह बस्ती मलाया प्रायद्वीप के सुदूर प्रदेश तक विस्तृत थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाखोन श्री धम्मरत की बस्ती थी। धम्मरत एक बौद्ध उपनिवेश थे। यहाँ नाखोन श्री धम्मरत एक विशाल स्तूप और अनेक मंदिर बनवाए थे। मलाया प्रायद्वीप में बौद्ध और हिंदू मंदिर के अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में मलाया और भारत के साथ घनिष्ठ संबंध था। चंपा यह उपनिवेश वर्तमान में अन्नाम के दक्षिण में स्थित है, जिसकी गणना भारत के प्राचीन उपनिवेशों में की जाती है। इनकी राजधानी चंपा ही थी। इस प्रदेश का शासक चाम कहलाते थे, जिन्होंने 2री शताब्दी ईस्वी में एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना किए थे, इसलिए यह देश चंपा कहलाया। 2री शताब्दी के अंतिम चरण में इस देश पे श्रीमार नामक भारतीय शासक शासन करते थे। इस वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। दक्षिण अन्नाम से अनेक अभिलेख भारतीय भाषा में उपलब्ध हुए हैं। इस वंश के शासक 5वीं शताब्दी के प्रथम चरण तक शासन करते थे। इसके बाद चंपा में अनेक राजवंश का उत्कर्ष हुआ, जिन्हें चीन के साथ भीषण संघर्ष भी करना पड़ा था। 10वीं शताब्दी के प्रथम दशक में चंपा के सिंहासन पे इंद्रवर्मा तृतीय बैठे थे। यह हिंदू, बौद्ध धर्म, पाणिनि व्याकरण और शैव धर्म के उत्तर कल्प के महान विद्वान थे। चंपा में बुद्ध के अतिरिक्त ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अनेक मंदिर बने हैं। यहाँ पर भारतीय देश की तरह समाज 4 वर्गों में विभक्त था और यहाँ के वेशभूषा, परंपरा, पंचांग, उत्सव, पर्व भारत के समान मनाए जाते थे। संस्कृत विद्वानों की यहाँ की भाषा संस्कृत थी। इस प्रकार चंपा के साथ धर्म, कला और भारतीय संस्कृति का स्पष्ट संबंध पता चलता है। जावा प्रायद्वीप जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप था। चीनी अनुश्रुति के अनुसार 1ली शताब्दी ईस्वी के लगभग प्रवासी भारतीय लोग जावा में बसने लगे थे और आजीवक के नेतृत्व में अनेक भारतीय यहाँ आकर बस गए थे। आजीसक के नेतृत्व में अनेक भारतीय यहाँ आकर बस गए थे। अजीहक ने शक संवत के समान यहाँ अजीसक संवत 78 ईस्वी में चलाए थे। रामायण में भी जावा का उल्लेख मिलता है। 2री शताब्दी में जावा के देव बर्मन नामक शासक का राज्य था, जिन्होंने चीन में अपना राजदूत भेजे थे। 5वीं और 6ठी शताब्दी में जावा के अनेक हिंदू राष्ट्र थे। फायान जब भारत से लौट रहे थे तो यहाँ रुके थे। उनके अनुसार अधिकांश भारतीय शैव धर्म के अनुयायी थे। पश्चिमी जावा में प्राप्त संस्कृत भाषा के उत्कीर्ण कई अभिलेख मिले हैं, जिससे पता चलता है 6ठी शताब्दी ईस्वी में पूर्ण वर्मा नामक शासक जावा में शासन करते थे। 8वीं शताब्दी में संजय नामक एक प्रतापी शासक का साम्राज्य विस्तार सुमात्रा, बाली, कंबोडिया आदि प्रदेश में हुआ था। 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंश के शासक मध्य जावा पे अधिकार कर लिए थे, परंतु पूर्वी जावा में मातरम वंश के शासक ने अपना राज स्थापित किए थे। धर्मोदय महाशंभु इस वंश के प्रतापी शासक थे, जिसने जावा राज्य के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित किए थे। 13वीं शताब्दी में विजय नामक राजा एक नवीन राजवंश की स्थापना किए। इस राजवंश के शासन की राजधानी मजपहित थी। 14वीं शताब्दी में इस राजवंश के एक विशाल साम्राज्य स्थापना किया, जिसका साम्राज्य का संबंध चीन, जम्मूद्वीप, यवन, कर्नाटक, गौर, श्याम देश से था। इस वंश का पतन के बाद जावा में इस्लाम धर्म तेजी से फैला। यहाँ अनेक हिंदू देवी देवता का मंदिर मिले हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। बंगाल के
अनुसार कला की दृष्टि में बोरोबुदुर मूर्ति प्रचलित यहाँ थे। यहाँ के मंदिर में रामायण और महाभारत के कथा का सजीव ढंग से चित्रित किया गया है। यहाँ भी 4 वर्णों में समाज विभक्त थे। सुमात्रा द्वीप भी भारत के निकट थी। भारत और चीन का सामुद्रिक मार्ग पर स्थित होने के कारण इसकी विशेष महत्व थी। यहाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना ईस्वी से पूर्व हुई थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू राज श्री विजय की स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी श्री विजय थी। 664 ईस्वी सुमात्रा में जयनाथ या जयनाग एक बौद्ध शासक का शासन था। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री इत्सिंग ने श्री विजय राज की यात्रा किए थे। उनके अनुसार सुमात्रा बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। इनके पास अनेक व्यापारी जहाज थे। 8वीं शताब्दी में शैलेंद्र वंश के शासक ने सुमात्रा राज्य पे अपने आधिपत्य स्थापित किए। एक विशाल साम्राज्य मालवा, जावा, प्रायद्वीप और दक्षिण एशिया के अनेक द्वीपों पर अपना साम्राज्य में सम्मिलित किए थे। इस वंश के शासक ने महाराज की उपाधि धारण किए थे। इनके पास एक शक्तिशाली जहाज का बेड़ा था। अरब यात्री के अनुसार शैलेंद्र शासकों को 200 मन स्वर्ण प्रतिदिन राजस्व रूप में प्राप्त होते थे। इस वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने अनेक बौद्ध मंदिर, स्तूप, विहार का निर्माण करवाए थे। शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। बोरोबुदुर का निर्माण भी शैलेंद्र वंश के शासक ने करवाया था। 11वीं शताब्दी के दौरान इस वंश का पतन प्रारंभ हुआ। राजेंद्र चोल ने शैलेंद्र साम्राज्य पर आक्रमण करके कुछ प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। श्रीलंका। अति प्राचीन काल से श्रीलंका और भारत का घनिष्ठ संबंध रहा है। दोनों देश के बीच का संबंध सर्वप्रथम उल्लेख जानकारी रामायण से मिलता है। अनुश्रुतियों के अनुसार लंका में भारतीय संस्कृति का प्रवेश दशरथ पुत्र श्रीराम के विजय उपरांत 500 ईसा पूर्व लगभग में हुए थे। इन्होंने सिंहल द्वीप इनका नाम रखा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए भेजे थे। शुंग शासनकाल में श्रीलंका का शासक द्वितीय गामती के शासनकाल में अनेक बौद्ध मंदिर स्थापना हुई थी। समुद्रगुप्त के शासनकाल में भी इस देश में के शासक मेघवर्मन ने बौद्ध धर्म में एक बिहार, नालंदा में एक बिहार का निर्माण के लिए इनसे आज्ञा मांगी थी। चोल शासक राज प्रथम के शासनकाल में श्रीलंका में उत्तरी भाग पर चोल शासक का अधिकार हो गया था और राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला लिया गया था। चीन। भारत और चीन का संबंध भी अति प्राचीन काल से स्थल मार्ग से जुड़ा था, जो खोतान और मध्य एशिया से होकर चीन के पश्चिम सीमा तक पहुंचता है। इसी मार्ग में अनेक व्यापारी, धर्म प्रचारक और आक्रमणकारी एशिया तथा यूरोप के विभिन्न भागों से चीन पहुंचे थे। 3री शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया में हुआ था। यहाँ से बौद्ध धर्म चीन पहुंचा और चीन के निवासियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किए, जिसके फलस्वरूप चीन और भारत के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। अनेक चीनी यात्री बौद्ध धर्म की जानकारी एकत्रित करने के लिए भारत की यात्रा किए, जैसे फायान, इत्सिंग, वैनसान इत्यादि चीनी यात्री भारत आए थे। चीनी अनुश्रुति के अनुसार 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व 18 बौद्ध भिक्षु चीन गए थे। ईसा के प्रथम शताब्दी चीनी सम्राट ने बौद्ध विद्वान को आमंत्रित करने के लिए दूतमंडल भेजे थे। कुषाण काल में मध्य एशिया में अनेक प्रदेश कुषाण साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए थे। संघभूति, गौतम संघ, पुण्य त्रात, धर्म यशस, बिमलाक, बुद्धजीव, गुण वर्मा आदि कश्मीर विद्वान ने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किए थे। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईरान। भारत के पश्चिम में निकटतम पड़ोसी देश ईरान है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पर्वतीय प्रदेश भारत को ईरान से अलग करता है। अनेक स्रोत के आधार पर दोनों के बीच घनिष्ठ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध की जानकारी
मिलती है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता ने न केवल भाषा और वाक्य की रचना दृष्टि से समानता है बल्कि विषय वस्तु दोनों के समान है। 7वीं शताब्दी में बेबीलोन से भारत का व्यापार ईरान की खाड़ी से होकर होता था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हखामनी साम्राज्य का उदय के साथ दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इस वंश के तृतीय सम्राट डेरियस प्रथम, जिनका शासनकाल 522 से 486 ईसा पूर्व में था, इनके बेहुस्तन, पार्सिपोलिस, नेक्से, रुस्तम, हमदन अभिलेख से ज्ञात होता है कि पंजाब और सिंध प्रदेश ईरान साम्राज्य में सम्मिलित थे। ईरान लेखक हेरोडोटस के अनुसार भारत डेरियस साम्राज्य का 20वां प्रांत था, जिससे कुल साम्राज्य का 1/3 भाग प्राप्त होता था। देश के बीच का संबंध सिर्फ राजनीतिक और सैनिक संबंध तक सीमित नहीं था। विद्वान का मत है कि भारतीय ने कला क्षेत्र में ईरानियों से प्रेरणा ग्रहण किए थे। पाटलिपुत्र का भव्य राज्य प्रसाद, अशोक स्तंभ, अभिलेख आदि ईरानियों से प्रेरित है। कुछ विद्वानों का विचार है कि भारतीय शासन प्रणाली एवं दरबारी जीवन भी ईरानियों से प्रभावित थे। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति में भी प्रचलित अरमाइक लिपि से मानी जाती है। डॉक्टर संकालिया का विश्वास है कि इनका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य ईरान तक विस्तृत था। इनके उत्तराधिकारी का सीरिया के यूनान शासक से घनिष्ठ संबंध था। उस समय ईरान सीरिया के यूनानी साम्राज्य का अंग था। इसके पश्चात दोनों के बीच इन संबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच का संबंध का कोई प्रमाणिक विवरण उपलब्ध नहीं है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।